ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, मैंने चार्ज अरेंजमेंट विथ टोटल चार्ज जीरो नेसेसरली जीरो? मतलब कि ऐसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें टोटल चार्ज जीरो है, तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवश्य जीरो होगा? नो सर। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आप पढ़े हुए और उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में टोटल चार्ज जीरो होता है, लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होता है? कहीं भी नहीं। फील्ड के बाहर जीरो तो होने है, फील्ड के अंदर कहीं नहीं जीरो होता है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, बीच में भी किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर जानते हैं तो निकाल सकते हैं। 1/4πε0 P/R³ रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ जो होता है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो आंसर हो गया नो। एग्जाम्पल दे दीजिए यही डाइपोल जिसमें टोटल चार्ज जीरो है, लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि टोटल चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। टोटल चार्ज इसीलिए ना, देखिए बहुत कंसेप्चुअल बात होता है। ये जो फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन जो डेवलप होता है, जो 11th में पढ़ते हैं, या जो केमिस्ट्री में इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक फोर्स का जो नाम लेते हैं, उसका वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज ही है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में नहीं रहता, घूमते रहता। आप 12th में बढ़िया से समझिएगा, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़िएगा। मैग्नेटिक फील्ड का भी वजह से जो फोर्स होता है वो भी चार्ज के वजह से ही डेवलप होता है। चार्ज जब रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मतलब दो चार्ज अगर हैं, दोनों रेस्ट में है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर दोनों पॉइंट चार्ज है तो फोर्स लगता है। अगर ये दोनों में से कोई एक या दोनों चलने लगेगा तो फिर इसमें ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा। वो आगे मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, अभी उसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। इसीलिए सीधा चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसको सीधे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। 11th में स्टूडेंट पूछता है कि सर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कितना बुक में लिख देता है। हम कहे हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, लिंक्ड है। या हायर कोर्सेस में थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ना है। जो अगर हम इसी दोनों चार्ज को ग्राउंड से देखें तो रेस्ट में मान ले है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और अगर हम कोई गाड़ी से जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मेरे रिस्पेक्ट में, अगर इधर जा रहे हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में दोनों चार्ज मूविंग हो जाएगा, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में फिर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये सब लेकिन ज्यादा दिमाग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में हम लोग को उतना डिटेल से नहीं पढ़ते। हम लोग ग्राउंड फ्रेम से ही सब कुछ पढ़ेंगे, जिसमें चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स आ जाएगा, जो बाद में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े। लेकिन अगर आइंस्टीन साहब यही 1905 में थ्योरी दिए थे, जो खतरनाक थ्योरी है, वही लाइन हम हायर कोर्सेस में है, जो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है या समझने में। क्योंकि बोलने में दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि आगे वाला समझेगा ना समझेगा, क्योंकि ये फ्रेम पर डिपेंड कर जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या मैग्नेटिक फोर्स होगा। इसलिए सीधा उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आइंस्टीन साहब के अनुसार सब इनर्शियल फ्रेम, माने कोई ग्राउंड है और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, वो भी इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। ये तो जानते हैं, ये तो पढ़ने के 11th में भी था, ये इतना तक आप जानते हैं। लेकिन इसके बाद आइंस्टीन साहब बोलते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में
चाहे वो ग्राउंड हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई फ्रेम चल रहा हो, जितना भी दुनिया में इनर्शियल फ्रेम है, चाहे एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी से चल रहा हो, एक्सेलेरेशन नहीं हो, एक्सेलेरेशन रहेगा तो फिर नॉन इनर्शियल हो जाएगा। इनर्शियल की बात किए हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में केवल इनर्शियल की बात, और उसी में एगो बात लाइन लिखे हैं, फिजिक्स में जितना भी लॉ है केवल न्यूटन लॉ ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी लॉ हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम फॉर्म में वैलिड होता है। ये पोस्टुलेट, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव आइडेंटिकल फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ये आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट मान्यता है, जो आज तक फेल नहीं हुआ है, और उससे उस पोस्टुलेट को कंसीडर करते हुए जो वो डेरिवेशन किए हैं, वो जो हायर कोर्सेस में पढ़ना है, वो सब डिराइव्ड फार्मूला एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है। तो इसीलिए जब सब इनर्शियल फ्रेम एक जैसा है तो हम किसी भी फ्रेम को प्रीफर नहीं कर सकते। ऑल आर इक्विवेलेंट, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट। देयरफॉर अगर हम फ्रेम प्रीफर नहीं करें तो ऐसे केस में हम सीधे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यही वजह है कि इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। वो मैक्सवेल्स के थ्योरी के अनुसार, आइंस्टीन के थ्योरी के अनुसार हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स आपको नजर आ रहा है वो दूसरे इनर्शियल फ्रेम में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों हो सकता है। इस सब का डेरिवेशन है हायर फोर्स। लेकिन वो हमने हायर फोर्सेस हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको आप ही का कोर्स सिलेबस पढ़ा रहे हैं। बस इतना बता दिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कितना बुक में क्यों लिख देता है। जैसे आप 11th में जैसे ही पढ़ता है 11th में नाम तो लिख देता है ना, नाम लिख देता है तो उतना तो जानना जरूरी है। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर 4, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक फोर्स। दुनिया में जितना भी फोर्स है इसी चारों के कैटेगरी में आता है। और डेली लाइफ की बात करें तो बस 2 ही कैटेगरी में आता है। सारा फोर्स डेली लाइफ में, आपको कोई एक थप्पड़ मार दिया, आप गिर गए, आप चल रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, बॉल ऊपर फेंक दिए नीचे गिर रहा है, ये सब ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सब। बस हम कुर्सी पर बैठे, कुर्सी हमको संभाल रहा है, कुर्सी पर टेबल पर बुक रखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन, वो सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के वजह से होता है। टोटल चार्ज तो उसमें 0 है, लेकिन उसके कारण फील्ड 0 नहीं। यहाँ अगर कोई चार्ज इसके अगल बगल में यहाँ चार्ज रख देंगे तो उस पर फोर्स लग जाएगा। कितना? इतना इंटू क्यू। तो जैसे जो ब्लॉक रखते हैं उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और जो टेबल है उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाता है। जो खास सेपरेशन पर रहने पर वो प्रत्येक एटम पर फोर्स 0 होता है, लेकिन एक खास से कम सेपरेशन होने पर रिपल्सिव और खास से ज्यादा सेपरेशन होने पर अट्रैक्टिव लगता है। ये बात, ये कॉन्सेप्ट जो गहराई वाला भी हम बताए, केमिस्ट्री में भी उतना ही यूज होता है। 11th की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग। कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोलिकुल मोलिकुल फोर्स लगा रहा है। जरा आप कभी सोचे, हम आपके लेवल की बात कर रहे हैं, हम हायर कोर्सेज की बात तो कभी नहीं करते, आपके लेवल वाला हम पूरा डिटेल से बात करते हैं, पूरा डिटेल से। जरा कभी सोचे कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का कारण कौन है? तो चार्ज। कभी सोचे कि 2 मोलिकुल में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों मोलिकुल तो न्यूट्रल है, तो फिर चार्ज के कारण फोर्स किसे लग रहा है? वो इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल होने से क्या होता है? इसमें भी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों आपस में लगा रहा है फोर्स। जो इस पर लगा रहा है फोर्स, इस पर जो फोर्स प्रोटॉन पर रिपल्सिव, प्रोटॉन प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों लग रहा है। खास डिस्टेंस पर इस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। मोलिकुल, आइए मोलिकुल पर भी नेट फोर्स 0। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सेपरेशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में भी जरूरत है। ये करोड़ों रुपए की बात, केमिस्ट्री फिजिक्स 11th बेसिक चीज है। ये 9th 10th वाला स्टूडेंट को भी जरूरत होता है, लेकिन उतना वो समझता नहीं है। पर इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स खाली नाम लेने से थोड़ी, उसको गहराई में जाए।
क्या इतना बात समझ में आया? कितना बढ़िया पॉइंट समझाए आप। केमिस्ट्री में भी सब समझने के लिए मदद, बेसिक अगर पूरा मन लगा के समझना चाहते हैं तो उसका केमिस्ट्री में भी नॉलेज होता है, इसका नॉलेज होना जरूरी है फिजिकल केमिस्ट्री। बॉन्ड कहते हैं उसको। अरे बॉन्ड, बंधन, बंधन किससे होता है? फोर्स से। एच और एच दोनों मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड के मतलब बंधन है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, नजदीक आना चाहेगा तो रिपल्सिव। फास्ट सेपरेशन पर ने दोनों पर नेट फोर्स 0। समझे कुछ? और वो फोर्स कौन कैसा लग रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसमें इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है। बड़ी गहराई वाली बात है, लेकिन जितना हम आपको जरूरत है उतने हम बोलते हैं। एक्स्ट्रा जो हायर फोर्सेस वाला हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का एग्जांपल ठीक है डायपोल है जो हम 12th में पढ़े, पर ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि नेट चार्ज 0 होने के बावजूद भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाता है मतलब फील्ड है। फोर्स, फील्ड क्या है? पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फिर वही वाला बात, ई का डिफिनेशन फिर आ गया। लो फिर आज बोल दिए ई का डिफिनेशन। फोर्स लगा मतलब वहां फील्ड है एक दूसरे के। कुछ आया समझ में? एक छोटा सा क्वेश्चन इतना ज्यादा जस्टिफाई कर दिए कि पूरा 11th का भी रिपीट कर दिए। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। न्यूक्लियर फोर्स जो है ना और वीक फोर्स, ये न्यूक्लियस के अंदर ही ऑपरेट होता है। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर और वीक फोर्स तो और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर। इसलिए वो डेली लाइफ में हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए तो न्यूक्लियर फोर्स का खोज कब हुआ? जब न्यूक्लियस का खोज हुआ। न्यूक्लियर फोर्स का नाम क्या हजारों साल पहले से आदमी जानता है? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ जानता है। 500 साल 400 साल से तो लॉ आ रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स उसको तो अभी 100 साल भी नहीं हुआ। 1911 में रदरफोर्ड से न्यूक्लियस का आविष्कार किया, उसके बाद जाके न्यूक्लियर फोर्स में रिसर्च चला 30-34 में जाके। अभी 2030-32 जाएगा तो जाके हाफ सेंचुरी होगा। नया इसमें देर क्यों लगा? क्योंकि डेली लाइफ में फील करने वाला फोर्स नहीं है। न्यूक्लियस पढ़ना भी है, इसीलिए हमें 11th में बार बार ऐसा पढ़ाते थे कि तुमको 11th-12th कंप्लीट एक चैप्टर छोड़ के, चैप्टर 12th में है मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ना है 12th में। उस चैप्टर को छोड़ के बाकी पूरे चैप्टर्स में केवल तुमको ये फंडामेंटल फोर्सेस में केवल 2 ही फोर्स का जरूरत पड़े। उसी में सारा फोर्स है, समझो। ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ और बढ़िया से समझे होंगे। जैसे जैसे आदमी का लेवल बढ़ते जाता है, 11th में थोड़ा कम समझे होंगे, 12th में अभी बोले तो कुछ और ज्यादा समझे होंगे। केमिस्ट्री में भी काम देगा, केमिस्ट्री में भी बहुत दिक्कत होता होगा। जो सोचता है, जो नहीं सोचता उसको दिक्कत होती। मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रट गया, उससे ज्यादा सोच ही नहीं रहा है कुछ। क्यों लगा, नहीं लगा, काहे लगा, कुछ सोचे ही नहीं है। तो जो नहीं सोचता उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो सोचता है उसके लिए प्रॉब्लम होता है। बोलिए, समझ में अपना बात आ गया? जल्दी बोलिए। यस सर। देखते हैं, हम केमिस्ट्री थोड़ा सिखा देते हैं। हम ज्यादा लेके जाएंगे केमिस्ट्री तो फिर हमको फिजिक्स मेरा सिलेबस पीछे हो जाए। डिटेल से जाना पढ़ना चाहिए। हाँ, सिलेबस से बाहर नहीं जाना, वो दिक्कत होता है। वो इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा है कि सिलेबस के अंदर पार नहीं लगता। पढ़ेंगे ना फिर हायर कोर्सेस में पढ़ेंगे, जिंदगी है तो फिर पढ़ेंगे। लेकिन जो हम 9th में पढ़ रहे हैं तो 9th में जो लिखा हुआ है वो चीज हमको बढ़िया समझ आना चाहिए। 10th में पढ़ रहे हैं, 10th में जो लिखा हुआ है वो हमको बढ़िया समझ आना चाहिए। हमको नहीं 12th पढ़ रहे हैं, 12th में कुछ बढ़िया बढ़िया समझ में आना चाहिए। 12th पढ़ रहे हैं तो 12th के नीचे भी समझ में आना चाहिए, ऊपर वाला भले हमको अभी नहीं पढ़ना है, नीचे सब
11, 9, 10, 7, 8 सब। क्या मजा आता है पढ़ने। और हायर कोर्सेस वाला तो सोच के भी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए डेरिवेशन वगैरह बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसकी बात करना बेकार होता है। अभी क्वेश्चन बनाना है। 2 स्फीयर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। पॉइंट चार्ज है दोनों, टिनी स्फीयर, छोटा स्फीयर मतलब पॉइंट चार्ज, 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज। Q1 मान लीजिए 1.5, इसको Q2 नाम रख दिए, 2.5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर। पोटेंशियल निकालना है मिड पॉइंट। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। मिड पॉइंट पर मतलब पोटेंशियल V बराबर KQ/R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई 15 सेंटीमीटर। Q1 का वैल्यू रख ही देते हैं, और 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6, इसका भी वैल्यू रख, टोटल वैल्यू रख ही दीजिए, फार्मूला बेस्ड तो है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 KQ, Q हो गया इसके कारण 1.5 इंटू 10 पर -6, और डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर, आधा 0.15। इसके कारण भी पॉजिटिव ही पोटेंशियल होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, प्लस फिर KQ/R 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2.5 इंटू 10 पर -6, और डिस्टेंस वहां से भी 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15। इतना ये निकाल दीजिएगा, इतना वोल्ट आंसर आएगा। अब बी नंबर क्या है? एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, कौन प्लेन में? इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन, इस लाइन के नॉर्मल, अच्छा इस लाइन के नॉर्मल है ना, इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। अच्छा, इस लाइन पर नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। यहां पर हमको ये दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं। इसके कारण वो वेक्टर है, इसके कारण KQ/R², इसके कारण भी KQ/R। ठीक है, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ये 15 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 100 प्लस 225, 325 सेंटीमीटर, करीब करीब 18 आएगा। चलिए ठीक है। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, ये ज्यादा चार्ज है, इसके कारण ये कम होगा। चलिए ठीक है, इसलिए बराबर नहीं होगा। अब इसको हम वेक्टर की बात है, x y, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये आइसोसिस ट्रायंगल है। ये भी 10 सेंटीमीटर 15, तो इधर भी है 10 और 15, तो ये भी लेंथ कितने होगा? तो ये दोनों लेंथ इक्वल, तो एंगल इक्वल, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, थीटा तो बराबर होगा। अब यहां से हम यहां देख रहे हैं cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब 15 बाई हाइपोटेनियस √325, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 10 बाई √325। चलो ये निकल गया। अब हम वेक्टर जानते हैं तो क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं जानते हैं तो छोड़ देंगे। अब तो वेक्टर काम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, जहां जहां कोई फिजिक्स में वेक्टर मिल जाए उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। सीधा सीधी जोड़ देंगे गलती हो जाएगा। वेक्टर में ढेर सारा प्रॉब्लम ऐसा बनाते हैं
हम आपको थोड़ा रिवीजन भी करवा दिए थे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ प्रॉब्लम बनाए थे, तो वेक्टर का रिवीजन कंपोनेंट में तोड़ते हैं, जिसके साथ एंगल रहता है उधर कॉस, दूसरे तरफ साइन, और एक्स एक्सिस जिधर माने हैं उधर जो वेक्टर रहेगा तो उसमें आई लगा देते हैं, वाई एक्सिस के अलांग उसमें जे लगा देते हैं। तो ये सब थोड़ा सिखाए थे जितना जरूरत पड़ता है। फिर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा आई प्लस E1 sin थीटा जे, और इसका हो जाएगा माइनस E2 cos थीटा आई माइनस E2 sin प्लस E2 ऊपर, इधर को ये वाला कंपोनेंट निगेटिव, ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव। बोलिए यहां तक समझ में आया? बोलिए, अब तो केवल कैलकुलेशन है ना? E1 माइनस E2 cos थीटा आई प्लस E1, ये तो प्लस में होगा, E1 प्लस E2, देखिए बोलता नहीं, गलती लिखाता है तो बोलता नहीं, बोल रहे थे प्लस, लिख दिया माइनस, E1 प्लस E2 साइन थीटा जे, हो गया। अब E1 का वैल्यू क्या होगा वो तो आप जान ही रहे हैं, क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर cos थीटा साइन थीटा निकाल चुके। E1 E2 भी लिख देते हैं यहाँ पर, आप अपना घर में निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। E1 पहले क्या होगा, E1 बोलिए, वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के क्यूब आई आर स्क्वायर 1.5 इंटू 10 पर माइनस 6 बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर 325 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बना बनाया हुआ काम बिगड़ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा, सब कुछ जानने के बावजूद भी, इतना मेहनत करने के बावजूद। अब E2 का वैल्यू के क्यू 2.5 इंटू 10 पर माइनस 6 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये भी वही 325 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये दोनों निकालिएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट कीजिएगा, ये तो कॉमन ही आ जाएगा। तो उसके बाद जो आएगा वो E बराबर, इसका वैल्यू निकालिएगा तभी ना बनेगा, ये गुना भाग अब रह गया, कर लीजिएगा कि आगे करना पड़ेगा। अब कुछ माने जो आएगा ना, E1 का वैल्यू E2 का वैल्यू cos थीटा sin थीटा रख दीजिए, और ये जो आएगा उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका स्क्वायर जो आएगा यहाँ वैल्यू, उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर का अंडर। डायरेक्शन निकालना होगा, तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा बराबर y बाई एक्स, जे का कोफिशिएंट बाई आई का कोफिशिएंट। कंप्लीट आंसर, कैलकुलेशन केवल बाकी क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन गुना भाग अब हम करते रहे। लगता है गुना भाग भी नहीं हो पाएगा। हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सोचिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर है, तो वेक्टर वाला में तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, समझ रहे हैं?
ये स्केलर पोटेंशियल के क्यू यार सीधा जोड़ दो, वो आराम होता है। इसमें कंप्लीट बना दिया आप, केवल कैलकुलेशन, अब आपको दिमाग नहीं लगाना, वैल्यू निकाल के बस यहाँ पुट करना है बस। उसके बाद ये इसको समझिए, ई एक्स है, ई एक्स, तो ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ई एक्स हो गया आपका कितना, ये जो वैल्यू आएगा, ई वाई जो ये वैल्यू आएगा, फिर टेन अल्फा बराबर, अगर एंगल भी निकालना चाहिएगा तो ई वाई बाई ई एक्स। ये सब वेक्टर का कंसेप्ट है। वेक्टर में ऐसा अगर वेक्टर होता है, वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाई tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछना है? आप लोग पूछिए। सर हाँ सर मैं सर एक हफ्ते पहले से पूछा था वो वाला क्वेश्चन सर। अच्छा ठीक ठीक। एक क्वेश्चन और बाकी है जो एक स्टूडेंट पूछा है, बाकी सबको तो हम बता दिए, या नहीं बताए होंगे तो बोलिएगा। उसको इसलिए नहीं बता रहे थे और अभी भी बताने में दिक्कत है, फिर वही बात है, थोड़ा सा एक दो दिन और थोड़ा सा, आप ये नहीं सोचिए कि आपका नहीं बता रहे, जिसका क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं उसको समझ लीजिए, आप आगे भी समझ लीजिएगा। अभी भी बताना ठीक नहीं है, ऐसा कहिएगा कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप पढ़ चुके हैं ये तो नहीं, बात नहीं हुआ, सब तो नहीं पढ़ा है, वो कितना आगे वाला भी पढ़ लिया है ऐसा कह सकता है। तो क्योंकि उसमें गॉसेस लॉ बस एक दो दिन और पढ़ाएंगे ना तो वो प्रॉब्लम हम बता सकते हैं, अभी बताएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, ये इसलिए वो प्रॉब्लम में दिक्कत जान कुछ नहीं है, उसमें जो कंसेप्ट यूज होगा वो है प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक और स्टूडेंट पूछा था प्लेन शीट ऑफ चार्ज का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसको भी हम पोस्टपोन कर दिए थे। अभी प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो फॉर्मूला आपको पता है, वो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ना है, आज एप्लीकेशन ही शुरू करने वाले, तो जब वो फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो उसको बता देंगे आपको बिना पूछे, अभी नहीं भी पूछते ना। देखिए ये सब स्टूडेंट जो है ये सब का बहुत पहले का क्वेश्चन भेज दिया, लेकिन जब जिस समय क्वेश्चन हमको सब याद रहता है, लेकिन वो तभी बता सकते हैं जब वो टॉपिक हो जाए, या कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको फिनिश होने के बाद, तो वो अभी बताइए आपको प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं? नहीं ना, तो नो पढ़ सर। लेने के बाद, नहीं नहीं, हाँ इसीलिए उसमें प्लेन सर शीट ऑफ चार्ज है। सर मुझे अगर पता रहता तो मैं नहीं पूछता सर, मुझे मेरे बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं नहीं, फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूला, टॉपिक में क्वेश्चन ही नहीं, दिया हुआ है। क्वेश्चन वो, हाँ हाँ, तो जैसे बहुत सारा बुक में मिक्स रहता है क्वेश्चन, हम फार्मूला खाली पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पता रहता है तो फिर आप हमसे काल पूछते क्वेश्चन, हम फार्मूला खाली पूछ रहे हैं कि वो टॉपिक तो फार्मूले में पढ़े, पढ़ने के बाद हम बताते हैं। जहाँ प्लेन शीट ऑफ चार्ज पढ़ा दिए और उसके बाद हम भुला गए, तो आपसे हम कह रहे हैं कि याद दिला दीजिएगा बस, यहाँ सर आप प्लेन शीट ऑफ चार्ज पढ़ा दिए हैं, अब मेरा क्वेश्चन बता, ऐसे हमको याद रहेगा, लेकिन एगो बात बोल रहे, तो अभी हम एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाने बताते हैं, उसमें देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन ओके पढ़ के सर। तो इतना तो देख सकते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं उसमें प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिखा हुआ है कि नहीं। यस सर। हाँ लिखा हुआ है ना, तब तो इसीलिए उतना तो समझ सकते हैं ना, अभी पढ़े नहीं तो इतना समझ सकते हैं कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, और हम प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़े नहीं है, बस एक दो क्लास के बाद उसको हम बता देंगे। तो अब हम क्वेश्चन हाँ बोलिए ना, जिसका जितना क्वेश्चन है पूछते रहिए। सर एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 50 था। 60 50 50 50 हाँ, ये न हुआ, अब मजा आता है, तब लगता है ना कि कुछ पढ़ता भी है मेरा स्टूडेंट, हम इतना मेहनत करते हैं, हाँ, ये इतना डिटेल से सब कुछ बताते हैं।
आधो बच्चा पढ़ लिया तो समझते हैं मेरा मेहनत कामयाब है, कोई नहीं पढ़ेगा कितना खराब। बढ़िया क्वेश्चन। यही यही वाला क्वेश्चन उनका भी है, लेकिन उसमें प्लेन शीट ऑफ चार्ज का है, वो भी टाइम पीरियड का ही क्वेश्चन है। लेकिन उनको बाद में बताएंगे, जब प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लॉ में, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है उसमें पढ़ लेंगे तब। इसमें ये एच सी वर्मा का है, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम, और इसमें बॉब का मास 40 ग्राम है, 40 ग्राम। इस पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 4 × 10⁻⁻⁸ कूलम। इट मेक्स, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, ये ऑसिलेट करने लगा, तो ये जो है क्वेश्चन में लिखता है इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकंड। 45 सेकंड में 20 ऑसिलेशन करता है। इसको थोड़ा ऑसिलेट करके छोड़ दिया ना, तो 20 ऑसिलेशन में 45 सेकंड लगता है। अब कहता है कि यहाँ इस पर चार्ज है, चार्ज भी है, लेकिन चार्ज के कारण इस पर फोर्स नहीं लगे क्योंकि यहाँ फील्ड नहीं है। लेकिन अब कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर दिया गया, माने अप्लाई कर दिया गया। किधर भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, किधर? पॉइंटिंग अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो अब बताइए इसको 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन सुन लिए, बढ़िया से याद कर लीजिए पहले क्वेश्चन, कि पहले ये एक सिंपल पेंडुलम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज इतना है 4 × 10⁻⁸ कूलम, और मास दिया हुआ है उसका 40 ग्राम। अभी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस mg फोर्स लगेगा इसमें, टेंशन, और उसी mg की वजह से ऑसिलेट कर रहा है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, तो ये कहता है कि ये 45 सेकंड में 20 ऑसिलेशन करता है। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ अप्लाई कर दिए, इज स्विच डाउन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो बताइए कि अब इसको 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए पहले हमको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। कितना को याद होगा, लेकिन बहुत सा भूला भी गया होगा, तो उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सिंपल पेंडुलम फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएच, सिंपल हार्मोनिक। अगर थोड़ा सा उसको 4 डिग्री कम से कम एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और उसका टाइम पीरियड कितना याद रखता है? 2π√L/g। और ऐसे याद नहीं रखना चाहिए। तो कैसे याद रखना चाहिए जिससे कि हमको सिंपल पेंडुलम का पूरे फिजिक्स में जहां भी क्वेश्चन मिले बन जाए? तो उसको ऐसे याद रखना चाहिए। कुछ लोग को याद है कैसे याद रखना चाहिए? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे, जनरल फॉर्मूला कैसे याद रखना चाहिए? तो सिंपल पेंडुलम का सारा प्रॉब्लम थ्योरी फिजिक्स में कहीं भी बन जाता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/AE। AE यहाँ इफेक्टिव एक्सीलरेशन, इफेक्टिव एक्सीलरेशन। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा वो इक्विलिब्रियम में जब है, जहां पर नेट फोर्स 0 है, उस पोजीशन में जब है तो रस्सी में जो टेंशन है वो T, इक्विलिब्रियम माने हमेशा एक्सीलरेशन। तो
टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने से सिंपल पेंडुलम का सारा प्रॉब्लम कहीं भी, चाहे 11th के बुक में मिले या 12th के बुक में मिले या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिले या मैग्नेटिज्म में मिले या मैकेनिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स में, कहीं भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, जहां इफेक्टिव एक्सीलरेशन मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉल। तो इस केस में मान लो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T1 है, तो इस केस में अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा, एक टेंशन मान ले T1 और एक mg। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि चार्ज तो इस पर है, लेकिन अगल बगल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या दूसरा चार्ज नहीं है जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगे, तो बस यही फोर्स लगेगा, ये रेस्ट में पड़ा हुआ है। तो इस केस में T1 माइनस, इन फर्स्ट केस यही लिखते हैं, इन फर्स्ट केस T1 minus mg is equal to 0. This implies T1 is equal to mg. T1 by m is called effective acceleration, tension by mass. Tension in equilibrium position divided by mass is called effective acceleration. ये g आ गया, therefore अब टाइम पीरियड इसको T1 से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल T1 से, क्योंकि कैपिटल T1 से हम टेंशन को डिनोट कर दिए हैं। तो 2 पाई रूट अंडर LYG। नहीं सर यही तो आया, तो डायरेक्ट यही कहानी याद रखना। अरे ये सब केस में नहीं ना आया, पहला केस में, दूसरा केस में नहीं आया, वो उससे इसीलिए तो बोले ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब केवल टेंशन के अलावा mg फोर्स लग रहा हो, और टेंशन mg के अलावा भी कोई और फोर्स लगेगा तो फिर ये इससे सारा प्रॉब्लम बनता है। तो अब दूसरा केस में फ्री बॉडी डायग्राम फिर बनाते हैं, इक्विलिब्रियम में ही जब लटक करके रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो उस केस में मान लीजिए टेंशन रस्सी में T2 मान लेते हैं। ठीक है, उस केस में टेंशन T2 मान लेते हैं। तो यहाँ T2 इसका फ्री बॉडी डायग्राम, T2 mg और एक QE फोर्स लगेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज इस पर पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अभी सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में T2 प्लस QE बराबर माइनस mg बराबर 0। यहां से अब आपको T2 निकलेगा, और T2 बाई m इज कॉल्ड इफेक्टिव एक्सीलरेशन, टेंशन बाई मास। तो T2 आ गया mg माइनस QE, तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन T2 बाई m इज इक्वल टू g माइनस QE बाई m। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड सेकंड केस में क्या होगा, इतना पहले लिख लीजिए जल्दी से। T2 is equal to time period in second case, time period of oscillation 2 pi root under Ly, effective acceleration g minus QE by m। ये क्वेश्चन कितना बार कंपटीशन में पूछ चुका है, और कंपटीशन में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बहुत इजी रहता है, मतलब कुछ बनाने नहीं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करने पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, चार ऑप्शन, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा, नन ऑफ दिस, ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसा में तो कुछ बनाने नहीं है, ये तो इसमें
mg के अपोजिट में ही फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये टेंशन ये घट गया, मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन देखिए घट गया। तो इतना खाली समझना है, अब जितना जल्दी समझ ले आदमी। नीचे कम हो गया इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया, ऐसे पूछता। कभी न्यूमेरिकल नहीं, कॉन्सेप्ट। अगर ये इसी पर निगेटिव चार्ज रहे डाल देगा तो निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यू नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब उस केस में टाइम पीरियड घट जाएगा। ये तो घटना बढ़ना वाला बात है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन से पूछा है कि बाद में इसको 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, निकाल देते हैं। तो T2/T1 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कीजिए, क्या आएगा काट छाट के एक बार बताइए। 2 पाई कट जाएगा, L कट जाएगा, तो ये नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, माने रूट अंडर G माइनस QE/M इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब तो T2 कितना हो गया, टाइम पीरियड G/T1 इंटू रूट अंडर G माइनस QE/M। हाँ, ये बाद का टाइम पीरियड निकल जाएगा यहाँ से। शुरुआत का टाइम पीरियड दिया हुआ था कितना, क्या दिया हुआ था, 20 ऑसिलेशन में 45 सेकंड। हाँ, 20 ऑसिलेशन में 45 सेकंड। अच्छा, तो एक ऑसिलेशन में मतलब 20 ऑसिलेशन में कितना सेकंड, 45 सेकंड। हाँ, 20 ऑसिलेशन में 45 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन में 45/20 सेकंड। 45/20 मतलब T1 दिया हुआ है आपको 45/20, यहाँ रख देंगे 45/20। G का वैल्यू 9.8, Q दिया हुआ है क्वेश्चन में, E दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीठा दिया 40 ग्राम मास दिया हुआ है, तो वो सब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बाद वाला निकल जाएगा। और जब बाद वाला टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगा तो उसको फिर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको पूछा है 20 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगेगा। निकाली जल्दी। T2/45/20
G 9.8 माइनस चार्ज 4 इंटू 10 पावर -6 था, -8 लिख दिया ना, 4 इंटू 10 पावर -6, वो तो खैर वैल्यू आप रख लीजिएगा। अब बन गया, क्वेश्चन बन गया। मास 40 ग्राम, 40 इंटू 10 टू द पावर -3। ये जो निकलेगा आपको, ये आंसर नहीं होगा, इसको 20 से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर होगा, माने 20 का। तो टाइम टेकन बाय द अबव टू कंप्लीट 20 oscillations। 20 oscillations इज इक्वल टू, इसको 20 कट जाएगा, 20 इंटू T2। T2 मतलब टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो हम निकाल चुके हैं। तो 20 ऑसिलेशन में 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये आंसर। सर म्यूट हो गया। और कोई क्वेश्चन? कोई बात नहीं, फिर बनाइएगा, फिर अगला दिन होगा दिक्कत, फिर अगले दिन आपको पूछ लीजिएगा। बनाते रहिए, पूछते रहिए। डेली डाउट पूछना है, जमा करके नहीं पूछना है। ये नहीं कि 15 दिन में एगो डाउट क्लास, वो सब से 15 दिन में आदमी भूल आइए जाएगा कोई क्या क्या पूछना है, डेली पूछना। बस वो टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे हैं वो उससे रिलेटेड कंसेप्ट हो चुका है तो हम बताएंगे, नहीं हो चुका तो फिर बाद में बताएंगे, लेकिन आप डेली पूछिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अब लिखने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से खाली सुनिए, नोट्स में लिखा होता है। नोट्स का प्रबंध करने के पीछे यही मेरा कारण था। वो क्लास नोट्स पहले उसी क्लास में लिखा पढ़ाता था, किसी स्टूडेंट का कॉपी लेके जो अच्छा लिखता है उसको फिर टाइप करवा दी। उससे बहुत शिकायत होता था, सर आप जब लिखते हैं तो सुनना छूट जाता है, सुनते हैं तो लिखना छूट जाता है। तो लो, तो ये गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर मतलब किसी कंडक्टर पर जब हम चार्ज देते हैं, अब कंडक्टर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ेंगे।
फर्स्ट एप्लीकेशन। कुछ प्रॉपर्टी पहले से जानते हैं, कंडक्टर में इजिली करंट पास करता है, क्यों है? तो दूसरा प्रॉपर्टी, उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला निकल जाता है, वही फ्री हो जाता है। और कुछ एक प्रॉपर्टी और सीखे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बार बार बोलते हैं, वो करंट जब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगा, उसमें बैटरी से जोड़ के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो चलेगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो करंट हो जाएगा। इसीलिए बैटरी से अगर नहीं जोड़ते हैं, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दिए, या ऐसे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा हुआ है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तब ऐसे केस में आपको कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर जीरो होगा। अगर एक बात बताइए तो आपको देखते हैं कितना नॉलेज है, थोड़ा चेक करते हैं। पहला चैप्टर पर कौन कौन पढ़ता है, बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे, कंसेप्ट एकदम पूरा एकदम बवाल होना चाहिए। यहाँ अगर ये कंडक्टर है, हम इसको बैटरी से नहीं जोड़े हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज रॉड है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ रखा हुआ है इंडक्शन वगैरह जो होगा वो सब तो पढ़े हुए हैं, आपको आपसे तो पूछना है तो हम ही बता देंगे, तो फिर पूछेंगे कोचिंग। ये हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये रहेगा, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हर जगह जीरो होगा, ठीक है। पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है? अगर यहाँ पोटेंशियल V1 है इस पॉइंट पर, यहाँ पोटेंशियल V2 है, तो क्या V1 और V2 के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे V1 V2 के से बड़ा होगा, V1 V2 से छोटा होगा, V1 V2 के बराबर होगा, या हम नहीं बता सकते, हमको नहीं समझ में आया। जल्दी तब ना पता चलेगा कौन मन लगा कर पढ़ता है कि कौन ऊपर ऊपर छान कर पढ़ता है, न्यूज़पेपर हेडलाइन के जैसा। सर V1 इज इक्वल टू V2। V1 इज इक्वल टू V2, क्यों? कारण बताइए सर कंफर्म बता रहा हूँ सर, हम लोग d/dx ऑफ हाँ एकदम सही V करते हैं तो dV बराबर ये हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो मतलब सेम पोटेंशियल, V1 बराबर V2। मतलब कंडक्टर का इस E बराबर जीरो से एक और बात पता चल गया कि कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के हर दो पॉइंट पे, कंडक्टर के हर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये सोच के पढ़िए, ये सब खूब सोचिए। देखिए एक प्रॉपर्टी और पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा रहेगा तो उसके अंदर हर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर बढ़ता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर बढ़े घटे में कहां से सेम रहे? तो देखिए जो हम पढ़ते हैं उससे कंक्लूजन निकाल करके ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना? उसी से कंक्लूजन निकाल पूछा जाता है।
तो ये एक प्रॉपर्टी देखिए और समझ गए हम कि कंडक्टर का हर 2 पॉइंट का पोटेंशियल, ऐसा के वजह जानते हैं, जितना भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उस सब के पीछे एक ही वजह है, मेन कारण फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाएगा, अगर 2 पॉइंट एक क्षण के लिए हो भी गया तो तुरंत मिली सेकेंड लगेगा सेम हो, क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर जाएगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई। पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। पॉजिटिव चार्ज जो है हायर से लोअर मूव कर, पॉजिटिव चार्ज याद है ना, उसकी भूल गए, वो सब याद रखिएगा पहला चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिए, इस पर फोर्स लगेगा, इधर चलने लगेगा, इट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज है, उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसको छोड़ देंगे हम रेट से, ये दिस मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, देयरफॉर इट मूव्स, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बताया हुआ ये सब चीज है, माने वो हम ये सब भूलिएगा मत, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। कोई चीज को पढ़िए ना, पढ़ने के बाद उसको अब 10 मिनट के लिए कॉपी बंद कर दीजिए, नोट्स बंद करके उसको सोचिए, पढ़ने का तरीका है बेस्ट तरीका, तब ज्यादा दिन तक याद भी रहे। जो कहता है कि हमको पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हमको वैसा ही तू पढ़वे करता है कि उसको जल्दी भूलता है। भूलता तो है आदमी, लेकिन जल्दी भूलने का मतलब है कि तुम जल्दी पढ़ लो, खुद सोच समझ के पढ़ता ना तो देर से भूलता। तो अब कंडक्टर के कुछ और प्रॉपर्टी गॉसेस लॉ के अप्लाई करके पता चलेगा, देखते हैं क्या क्या पता चलता है। ये कंडक्टर ले लिए, कोई भी शेप का कंडक्टर, इसमें हम चार्ज दे दिए, ये अगर अंदर भी चार्ज इसको दीजिएगा, कहीं भी कंडक्टर में चार्ज अगर आपको किसी तरह से आप दिए उसको बाय इंडक्शन या जो भी तरीका है कंडक्शन जैसे भी, तो वो चार्ज इसके सरफेस पर आ जाएगा, अंदर में नहीं रहे। इसका प्रूफ सर, प्रूफ अभी करेंगे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। मतलब एनी चार्ज, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर appears on its surface. Any charge given to a conductor appears on its surface. एक्सेस चार्ज कितना कहेगा, आप कितना पूछते हैं ना, देखो तो जैसे प्रूफ कलेक्ट कर देते हैं उसके बाद पूछते हैं, रुकिए प्लस क्यू चार्ज दिए, हम एक क्लोज्ड सरफेस बनाए, जब गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो पहली बात तो क्लोज्ड सरफेस बनाना ही। हाँ, वो गॉस क्लोज्ड सरफेस जो है टेढ़ा लंगड़ा जैसा हो, 3D होना चाहिए, दैट इनक्लोजेज वॉल्यूम नॉट 2D क्लोज्ड सरफेस। हाँ, ये पढ़ चुके हैं बढ़िया से विद ढेर सारा एग्जाम्पल कि वो क्लोज्ड सरफेस हम जनरल प्रूफ भी कर दिए हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी क्लोज्ड सरफेस रहेगा, उसमें भी गॉसेस लॉ वैलिड होता है। जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाय एफसी, इन्हीं के केवल स्फीयर में वैलिड होगा, नहीं प्रूफ करके बताया। ऐसे प्रूफ तो न्यूमेरिकल के लिए जरूरी नहीं होता है, केवल याद भी रखेंगे कि इट इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस को भी काम चलेगा, लेकिन हम बताएं। तो ये हम एक क्लोज्ड सरफेस बना रहे हैं, उस क्लोज्ड सरफेस को बोलते हैं, जब भी क्लोज्ड सरफेस बना के उसमें गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो हम उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, नाम रखा गया है, लेकिन गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज्ड सरफेस। थ्री डी है लेकिन तरबूज के शेप का, लेकिन हम बोर्ड पर तो ऐसा बना नहीं सकते हैं, वो तो आप समझते ही हैं। अब हम एक सरफेस इमेजिन की, मन में सोचिए, इमेजिन तरबूज के ऊपर वाला छिलका के जस्ट अंदर इमेजिन किए, कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस
whose all points lie inside the conductor, माने उसका हर पॉइंट सरफेस का माने इतना बड़ा अगर कोई सरफेस कंडक्टर है तो उसके हम इतना थोड़ा उससे छोटा एक सरफेस इमेजिन किए जिसका हर पॉइंट सरफेस का कंडक्टर के अंदर है. कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस और गॉसियन सरफेस whose all points lie inside the conductor. ठीक है, बना दिए. अब हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जी, तो इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि मेरा जो हम क्लोज्ड सरफेस बनाए हैं उसका हर पॉइंट कंडक्टर के अंदर. तो इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा. क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया था, फ्लक्स 0. इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0. ये भी हम शुरुआत में सिखाए थे. अगर E 0 है तो ये अवश्य 0 हो, लेकिन अगर ये 0 है तो ये 0 हो भी सकता है और नहीं. ये बात याद है? यस सर। जैसे हाँ, बहुत सा एग्जांपल भी बताए थे. जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें कोई क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करते हैं तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, पर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है. पॉइंट चार्ज अगर बाहर में पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा सब जगह, लेकिन फिर भी इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता है. बहुत सारे एग्जांपल. मतलब E 0 है तब तो इसका वैल्यू 0 होगा, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बताया हुआ. तो ठीक है, देखिए आराम से निष्कर्ष निकलेगा. अब आराम से खाली पढ़िए, बस पीछे का अगर बेसिक जो सिखा दिए हैं वो देखें. बार बार हम सबको क्यों पूछते हैं, ये सब फंडामेंटल्स एनी टाइम याद रखना. अब तो एप्लीकेशन है भाई. एप्लीकेशन के मतलब आप भी बता सकते हैं अगर बढ़िया से पढ़े हैं, समझे. यही होता है एप्लीकेशन का मतलब, अप्लाई करना. न्यूमेरिकल बनाते हैं, कोची करते हैं, लॉ का एप्लीकेशन करते हैं. मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल बनाते हैं, न्यूटन का लॉ का एप्लीकेशन करते हैं. न्यूमेरिकल इज आल्सो एप्लीकेशन, डेरिवेशन इज आल्सो एप्लीकेशन. हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फ्लक्स 0. अब एक इसके गॉसेस साहब के अनुसार ये बराबर क्या होता है? 20 बार तो बोल चुके होंगे. टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस बराबर जो चार्ज इसके अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. दिस इज अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ. दिस इंप्लाइज दिस. ये बराबर 0 है. ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसको 0 की तरफ कर देंगे 0. अरे क्या निष्कर्ष निकला भाई कि इस गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0. नेट चार्ज inside a conductor is 0. In electrostatics. वाह, एक और प्रॉपर्टी पता चला. वेरी इजी, सिंपली, एकदम आराम से, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ. इसका वजह था लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से पोटेंशियल सबका सेम हो जाता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से अंदर में चार्ज 0 कंडक्टर, माने जो भी चार्ज, एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस. ये चार्ज अंदर भी घुसेड़ दीजिएगा ना तो ये कंडक्टर के सरफेस पर ही आ जाएगा. ये बात बहुत पहले, एक महीना पहले शुरुआत में भी बोले थे कि कंडक्टर में चार्ज आराम से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन उतना डिटेल से नहीं. आज प्रूफ के साथ पढ़े हैं. और इंसुलेटर में जहां भी चार्ज देते हैं वो वहीं पर आता है, कंडक्टर में फ्लो कर लेता है. बस इतना पढ़े थे. लेकिन आज ये जाने कि अपने आप ये फ्लो करके एक्सेस चार्ज जो भी देंगे वो उसके सरफेस पर अपीयर. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस. इसके सरफेस पर अपीयर होगा, अंदर में रहेगा. इसीलिए कंडक्टर पर जब भी चार्ज देते हैं तो सरफेस पर अपीयर. लेकिन इंसुलेटर अगर रहेगा
उसमें अंदर भी चार्ज दीजिएगा तो अंदर भी रहेगा, जहां चार्ज दीजिएगा वहीं पर। कंघी को सूखे बाल से रगड़ते हैं, कंघी पर जो है चार्ज डेवलप हुआ वही रहता है। आयरन को रॉड को अगर सूखे बाल से रगड़े, वो आयरन का रॉड पर जो चार्ज डेवलप होता है वो हाथ से फ्लो होकर के अर्थ में चला जाता है। कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, लेकिन इंसुलेटर में जहां दीजिएगा वही दीजिएगा। Any charge given to a conductor appears on its surface. Net charge inside a conductor is zero in electrostatics. Therefore, any charge given to a conductor appears on its surface. अब एक गहराई की बात बोलते हैं। देखिए हम देखो तो इतना ये वॉल्यूम कंसीडर किए हैं कंडक्टर के अंदर, छोटा सा वॉल्यूम, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? इतना नहीं सर, नहीं है। हम कहे क्यों? अरे जो दिए सब बाहर में अपियर हुआ। हम कहे है, हाँ है। तू लगता भूल रहा है कि दुनिया का हर सबस्टांस एटम से बना हुआ है। अच्छा, तो उस एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, क्या यहाँ प्रोटॉन नहीं है? नेट चार्ज 0 है, इसीलिए कि नेट को छोड़ दीजिएगा तो मच्छर काट लेगा। समझ रहे हैं ना? एक्सेस चार्ज जो आप उसको दीजिएगा, न्यूट्रल के अलावा जो दीजिएगा चार्ज, वो अपीयर होगा उसके सरफेस। अंदर में पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। नेट चार्ज 0 है। कोई पूछे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? है, लेकिन जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव भी है, पर है ना। इसी को तो कहते हैं बाल का खाल निकालना। Excess charge given to a conductor appears on its surface. अंदर नेट चार्ज 0 है, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, नेट चार्ज 0 होगा। जितना पॉजिटिव रहेगा उतना नेगेटिव रहेगा। ठीक, तो नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0 in electrostatics. Any excess charge given to a conductor appears on its surface. अब एक पॉइंट रटना पड़ेगा, उसका प्रूफ जो है आउट ऑफ सिलेबस, उसको याद करना। कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी याद, बाकी सब का प्रूफ हो जाएगा गॉसेस लॉ के हेल्प से या फ्री लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। जैसे एक चीज ये भी एक्सप्लेन हो गया, अभी कुछ पहले बताए थे, क्या कंडक्टर के हर 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। इसका वजह भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर पोटेंशियल डिफरेंट होगा देन free electron flows from lower to negative charge flows from lower to higher potential. कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और ऐसा होने में मिली सेकंड भी नहीं लगता है। इसीलिए कंडक्टर के हर 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। वो भी समझे, ये भी समझे, लेकिन एक पॉइंट है जो आपको याद करना, उसका प्रूफ हायर पोटेंशियल क्या है सर? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अगर कोई कंडक्टर, अब कंडक्टर में कैविटी हो, माने अंदर जगह कुछ खाली, जैसे हॉलो कंडक्टर, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर या नॉन स्फेरिकल, जो भी हो, कंडक्टर हैविंग कैविटी, यहां से यहां तक मटेरियल है, मान ले आयरन का है या हाँ, तो ध्यान से अब एक बहुत इजी क्वेश्चन कुछ पूछेंगे हम आपसे, ये बताने के बाद ये तो याद करना पड़ेगा। उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे, और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है पहला ही चैप्टर में, लेकिन वो भी हमने बताया। कुछ स्टूडेंट वो बोला था इसको हम गॉसेस लॉ फिनिश होने दो, उसके बाद तुमको पहला चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल तुम फिर पूछ लेना एकदम A to Z, क्योंकि उसी में गॉसेस लॉ है। हम तो अलग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन है तो उसी में ना, तो न्यूमेरिकल तो उसी में देगा। इसलिए कितना बुक में गॉसेस लॉ उसी में रहता है, तो उसी में न्यूमेरिकल देता है। थोड़ा सा और धैर्य रखो, बस 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन सब, बाकी न्यूमेरिकल बचेगा इसमें। मेरा नोट्स में साहब बहुत सारा न्यूमेरिकल भी रहता है, एप्लीकेशन बस 2 क्लास में खत्म हो। तो
उसके बाद फिर जितना क्वेश्चन पूछना सब बुक से, कोई भी बुक से, उसके बाद से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि पहला चैप्टर का सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका रहेगा। हाँ, तो ये कंडक्टर है, कैविटी है, बस इसमें एक कंडीशन, कंडक्टर टेढ़ा लंगड़ा जैसा भी रहे, स्फेरिकल नॉन स्फेरिकल जैसा भी हो, उसमें कैविटी है। कंडीशन बस एक है, एक कंडीशन है बस, इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, नो चार्ज इनसाइड कैविटी। बस कैविटी के अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर कोई अंदर में चार्ज रखा हुआ है तब फिर जो हम बात बोलने जा रहे हैं वो वैलिड नहीं, वो गलत है। नो चार्ज इनसाइड कैविटी, नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होना चाहिए, नो नेट चार्ज नहीं। सर ये दोनों में फर्क है, नो चार्ज और नो नेट चार्ज, हाँ फर्क। नो चार्ज मतलब कोई चार्ज ही नहीं होना चाहिए, और नो नेट चार्ज मतलब चार्ज रहेगा लेकिन टोटल जीरो हो जाएगा। अच्छा तब ये देखिए, ये इसमें देखिए तो इसको क्या कहेंगे, नो नेट चार्ज, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन नो चार्ज नहीं कहेंगे कि चार्ज है ये नहीं, नहीं चार्ज तो है, फील्ड भी है उसके चारों तरफ, डायपोल है। बड़ी फूक फूक के कदम रखना पड़ता, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना पड़ता, तब मजा आता है। हाँ, तो कैविटी के अंदर में मतलब चार्ज नहीं रहना चाहिए, नहीं चार्ज ही नहीं रहना, नेट चार्ज जीरो नहीं, चार्ज ही नहीं होना, बस एक ही कंडीशन, तब इस कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसको याद रखना। विदाउट प्रूफ, कैविटी, कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी हो और कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं, ओनली वन कंडीशन, सर बाहर में चार्ज रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडीशन एक कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन हम आप बोले हैं? नहीं नहीं सर नहीं बोला, तो बाहर में एक चार्ज नहीं, 1000 चार्ज रखे हो ना भाई, इसके सरफेस पर भी चार्ज दे दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। कैविटी के अंदर में कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, ओनली वन कंडीशन। तो कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। If there is a cavity inside a conductor and there is no charge inside the cavity, then the electric field is zero at all points inside the cavity. केवल चार्ज अंदर में नहीं रहना चाहिए बस। ये बात कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। बात को गंभीरता से ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, अगर हम इसको क्यू चार्ज दे दिए, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं चार्ज है। अब एक क्वेश्चन है, ये याद रखना है, इसका यूज होता है क्या चीज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले वही बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये क्या है? शील्ड मतलब होता है ढकना, कवर करना। जैसे छत पर अगर कोई चीज आपको, चावल या गेहूं पड़ा हुआ है, पानी आने लगा, ढेर सारा है, उसको जमा करके प्लास्टिक से ढक दीजिए, पानी से बच गया, पानी छूटा फिर ले आइए, तो वो शील्डिंग हुआ। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये कैसा शील्डिंग है सर, ये कैसा कवर है? जैसे मान लीजिए कि आप लेबोरेटरी में, कोई लेबोरेटरी है जहां पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मतलब कि ग्लास रॉड लीजिएगा, सिल्क क्लॉथ लीजिएगा, फर लीजिएगा, कोई भी चीज रगड़िएगा, चार्ट डेवलप होगा, ग्लास रॉड को फिर यहाँ रखिएगा, फिर एक और ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ के उसको भी यहाँ रखिएगा, दोनों पर चार्ज डेवलप होगा, रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि चार्ज होगा तो रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जिस रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ दूर तक। आप मान लीजिए कि उस रूम में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से खराब हो सकता है, माने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको कभी रखा जाना नहीं चाहिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी उस लेबोरेटरी में है, उस रूम में है जहां एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से खराब हो सकता है।
ऐसा इंस्ट्रूमेंट पूछे तो क्या करेंगे सर? एक्सपेरिमेंट करने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट को कहीं और ले जाकर रख देंगे, हमको यहाँ तुम्हारे घर में ले जाकर रख दें। ये तो बहुत अच्छा तरीका तुम बताया भाई। मतलब जब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका जरूरत रहेगा तो फिर ले आएंगे, और फिर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर उसको बाहर दे देंगे। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। बताते हैं क्या कीजिएगा वो खराब नहीं होगा। आयरन का एक कोई भी मेटल का एक बॉक्स लाइए और बक्सा के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, नो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, चार्ज होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, उस बक्सा में उस इंस्ट्रूमेंट को रख दीजिए, उसके बाद बक्सा बंद, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते रहिए। बाहर में कितना भी चार्ज डेवलप कीजिएगा, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है, उस बक्सा के अंदर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो इंस्ट्रूमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक। समझ रही बात? माने द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी इफेक्टेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज केप्ट इनसाइड ए मेटल बॉक्स, इंश्योरिंग दैट, माने ये श्योर हो जाना चाहिए, हैविंग नो चार्ज इनसाइड द मेटल बॉक्स, चार्ज नहीं। बाहर आप अपने जितना एक्सपेरिमेंट करते रहिए, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। 2 लाइन का डिफिनेशन है। द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन बी अफेक्टेड बाय electric field is kept inside a metal box, having no charge inside the metal box. This is called electrostatic shielding. क्या कर रहे हैं भाई? तो ये इसको ढक दे रहे हैं बक्सा में। हाँ, बक्सा में ढक देने से इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से ये बच जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब तैयार है, पहले बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं। कितना क्वेश्चन बताते रहते हैं? अभी तक में खाली फ्लक्स पढ़ा है तो कम से कम 20 क्वेश्चन बता देते, 8-10 को तो नोट्स में ही लिखा हुआ है, 2-4-10 को उसके साथ साथ बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ये कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है, इसमें कैविटी है, कंडक्टर हैविंग कैविटी, किसी भी शेप का कंडक्टर है, कैविटी भी किसी शेप का है। अच्छा ठीक, अंदर में कहीं चार्ज नहीं है। अब इसमें सरफेस 2 गो हो गया। सॉलिड कंडक्टर था तब तो सरफेस एक ही था, वो बाहर का सरफेस। लेकिन जब ये हॉलो कंडक्टर हो गया तब इसमें सरफेस 2 गो होगी, हुआ कि नहीं? हाँ सर, एक इनर सरफेस, एगो अंदर वाला सरफेस और एक बाहर वाला सरफेस। हाँ, और जब सॉलिड कंडक्टर था तो अंदर तो पूरा मटेरियल है, तो केवल बाहर सरफेस हुआ। लेकिन अब इसमें इनर सरफेस भी बोल सकते हैं, उसको आउटर सरफेस भी बोल सकते हैं। हाँ, तो अब इसमें हम क्वेश्चन है कि क्यू चार्ज इस कंडक्टर को हम दिए, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इनर सरफेस पर कितना चार्ज अपीयर होगा, इनर पर कितना चार्ज होगा और आउटर पर कितना होगा। इनर आउटर पर चार्ज निकालना, चार्ज ऑन इनर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर, क्योंकि ये तो बात हम समझ चुके हैं, अंदर में नहीं रहेगा। हाँ, अभी मिटाए भी नहीं। नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मटेरियल के अंदर, यहाँ पर जहां जहां मटेरियल है, कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसलिए उसके अंदर चार्ज नहीं रहेगा। जो भी चार्ज देंगे सरफेस पर आएगा, लेकिन इसमें सरफेस 2 गो है, इनर और आउटर। ये क्वेश्चन अभी बनाए थे, लेकिन ये सॉलिड कंडक्टर, इसमें अगर चार्ज हम दिए ये सरफेस पर अपीयर हो, चलो ठीक है, जो चार्ज दिए सब सरफेस पर आ गए, ये तो बता चुके हैं, ये क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन अब की कंडक्टर ऐसा है जिसमें कैविटी है, अंदर जगह खाली है, मतलब इसमें सरफेस 2 गो हो गया, इनर सरफेस, आउटर सरफेस। तो इनर सरफेस पर कितना चार्ज अपीयर होगा और आउटर सरफेस पर, क्योंकि अंदर इस मटेरियल के अंदर तो नहीं रहेगा, यह हम लोग पढ़ चुके हैं, नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिर सरफेस पर अपीयर होगा, पर सरफेस इसमें 2। सर
जीरो होगा। हाँ ठीक ठीक। ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? बाय यूजिंग गॉसेस। जब गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हर क्वेश्चन बनेगा बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। इसमें कौन नया बात है, हम पढ़ ही रहे हैं। जब एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, तो इसका मतलब हर क्वेश्चन गॉसेस लॉ से बनेगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में ये रूल, यही टॉपिक में ये रूल पढ़ना है कि कहाँ पर कितना चार्ज एपियर होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम चार्ज देंगे सरफेस पर एपियर होगा, कहाँ कितना कितना, ये न्यूमेरिकल सारा इसी में मिलता है। प्लेट वाला भी बताएंगे, स्फेरिकल कंडक्टर बताएंगे, सब बताएंगे। इसी का एप्लीकेशन होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में कुछ अपना कंसेप्ट बहुत अपना कम है, सब गॉसेस लॉ का। वहां पर जब कुछ कहते हैं ना कि इस पर इतना चार्ज एपियर हुआ, इस इनर में इतना, आउटर में इतना, सर ये कैसे हुआ? हमके गॉसेस लॉ में बताए, गॉसेस लॉ बता चुके हैं कि तुम पढ़ा नहीं, पढ़वे नहीं करता, रिविजन नहीं करेगा तो तुमको क्या है? अभी ढेर क्वेश्चन बताएंगे, अभी तो शुरुआत, लेकिन खाली क्वेश्चन है क्वेश्चन। कैसे इसको बनाएंगे भाई? हाँ, सॉल्यूशन। फाइंड द चार्जेज अपीयरिंग ऑन द सरफेसेस। ठीक है, ये कंडक्टर है, कैविटी है। हम एक पहले गॉसियन सरफेस इमेजिन किए। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, मतलब क्लोज्ड सरफेस, whose all points lie inside the conductor, whose all points lie inside the conductor. ठीक है, अब we know that the electric field is zero at all points on the Gaussian surface, क्योंकि ये जो हम सरफेस इमेजिन किए हैं उसका हर पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, मटेरियल के अंदर, हवा में नहीं, मटेरियल के अंदर। और कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर जगह, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर जो चार्ज अंदर में है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस साहब इतने बोलवे किए हैं, बराबर जीरो। तो क्यू इन जीरो, मतलब इसके अंदर चार्ज एपियर नहीं हो, मतलब जीरो चार्ज। अब चूंकि हम कंडक्टर को दिए कितना है, क्यू चार्ज दिए सर, चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। अच्छा, तो क्यू इसको दिया है, तो क्यू इस पर रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, रहना चाहिए। इनर पर कितना आया? जीरो। कैसे? बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो फिर आउटर पर कितना? अच्छा, तो जो दिए हैं प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि इनर आउटर मिला के टोटल उतने होना चाहिए जितना हम इस कंडक्टर को चार्ज दिए हैं। कैसे बना क्वेश्चन, समझ में आया? क्योंकि अब आपसे पूछने वाले हैं हम, क्वेश्चन पूछिएगा। हाँ, इसी तरह का, इसी तरह का, माने यही क्वेश्चन नहीं, इसी तरह यही क्वेश्चन को जी पूछ रहे हैं। गॉसेस लॉ के हेल्प से पता चलेगा कि इनर, ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। गॉसेस लॉ के हेल्प से पता चलेगा आपको कि इनर सरफेस पर कितना चार्ज एपियर होगा। अच्छा, और बाहर वाला पर कितना एपियर होगा, ये पता चलेगा चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। अंदर बाहर मिला के टोटल उतना होना चाहिए जितना हम उसको दिए, बस इतने। हाँ, इतने सोचना है बस, जो हम क्वेश्चन अब बहुत सारा पूछने वाले हैं। ठीक है, पूछिए, समझ गया ना? उसके बाद एक दो क्वेश्चन बताने के बाद तो कितना मुजबानिये बोलने लगेगा। हम क्वेश्चन लिखेंगे, कितना आंसर बोल देगा। ध्यान से सुनिए सर, ये तो इसको बार बार हम क्यों बनाएंगे? ये तो मने में नहीं बना लेंगे। कौन सी मने में? ये मने में सोच लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, तो इसके अंदर नेट चार्ज जीरो। एक बार सीखिए लिए तो ठीक है, जल्दी बोल देना, बढ़िया बात, बढ़िया बात है। अरे जब भी बनाएंगे, ये कंडक्टर के अंदर से गॉसियन सरफेस अगर बन जा रहा है,
उसका हर पॉइंट अगर कंडक्टर के अंदर ऐसा बनता है क्लोज्ड सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो, तो चार्ज जीरो। ये एक बार दो बार हो चुका है, बना चुके हैं, तो बार बार बनाना जरूरी नहीं है। समझ गया तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसको बार बार ऐसे बना के एग्जाम में बना के दिखा देंगे। यहाँ पर बार बार बोलने में बनाना जरूरी थोड़े, लेकिन आंसर तो बोलना है ना। हाँ आंसर तो बोलेंगे, पूछिए। ठीक है पूछते हैं क्वेश्चन, समझ रहे हैं। ये कैसा भी कंडक्टर हो, कैविटी है, ये कंडक्टर स्फेरिकल भी हो सकता है, नॉन स्फेरिकल भी हो सकता है, कैसा कैविटी भी जैसा तैसा हो सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एडिशनल में है, चार्ज दिया है, इनर पर कितना, आउटर पर कितना, उस बाद में देखिएगा, पहले बता देंगे तो फिर क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। जब तक नहीं बताया तो कंसेप्ट नहीं बताया तो कुछ पढ़िएगा क्वेश्चन। अब ये कंडक्टर है हैविंग कैविटी, ठीक है, शेडिंग जिसको कर दिए वो समझिए मटेरियल है, वहां अंदर कैविटी में हवा है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये एक कैविटी के अंदर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और कंडक्टर को हम कोई चार्ज नहीं दिए। अब क्वेश्चन वही रहेगा हमेशा, बार बार लिखेंगे नहीं। कौन चीज है, फिर कौन चीज एक बार लिख देते हैं। फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेसेस। अच्छा, हमारे हर क्वेश्चन में क्वेश्चन यही रहेगा। हाँ, इनर पर कितना, आउटर पर कितना, यही बोलना है। पहली बात ये बताइए कि इस कंडक्टर को हम कितना चार्ज दिए हैं। नहीं बोलना है तो माइक को म्यूट ही रखिए, बोलने के समय अनम्यूट कर। हाँ, बोलने के समय नहीं, अनम्यूट नहीं कीजिए, बोलिएगा, लेकिन बाकी टाइम में जैसे क्लास में पढ़ते हैं, कुछ बोलना है, पूछना है, तो खड़ा होकर या बैठ के भी बोलते हैं क्लास में भी, ऑफलाइन में। और नहीं तो चुप रहिए। आप ऐसे बोलते रहिएगा तो फिर डिस्टर्ब होगा सब, हम आप सब। हाँ तो बताइए, ये जो क्वेश्चन सुने ध्यान से कि नहीं। एक कंडक्टर है, कैविटी है, कैविटी के अंदर एक चार्ज, बस क्वेश्चन है फाइंड द चार्जेज अपीयरिंग ऑन द सरफेसेस। इनर सरफेस पर कितना, आउटर सरफेस पर कितना चार्ज अपीयर होगा। मेरा पहले, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये और है क्या, कि हम कंडक्टर को, इस क्वेश्चन में कंडक्टर को कितना चार्ज मिला है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। इसके बारे में पिछले क्लास में भी बात किए थे। कंडक्टर को हम कितना चार्ज दिए हैं। सर 0। हाँ एकदम सही, वो तो हवा में रखे हैं कैविटी के अंदर, कंडक्टर को थोड़े दिए हैं, कंडक्टर को नहीं दिए हैं। हम बोले थे ना कि अगर आप बैठे हुए हैं और आपको कोई बगल में टेबल पर ला करके रख दिया, और ये नहीं बोला आपके लिए है, ये उठा के खाने लगिएगा। हाँ? ये हवा में रखा हुआ है, कंडक्टर को नहीं दिए, ठीक। अब बताइए इसका आंसर क्या हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो हम अपने तरफ से वो पूछ लिए थे, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। कंडक्टर को हम कोई चार्ज नहीं दिए हैं, सही बोले, 0। वो चार्ज कैविटी के अंदर रखा हुआ है, एयर में, लेकिन कंडक्टर को हम कोई चार्ज नहीं दिए हैं। अंदर एयर हो या वैक्यूम हो, जो भी हो, अंदर चार्ज है।
इनर सरफेस पर कितना The चार्ज? outer surface पे Q और इनर पे inner पर? माइनस क्यू। और आउटर पर प्लस क्यू। एक और बता देते हैं हम आपको, एक और बता देते हैं, आपकी नहीं बताएंगे, आपकी आप ही को बताना है। एक हम गॉसियन सरफेस बनाए, क्या बार बार बनाए, चलिए बना देते हैं फिर से एक बार, जिसका हर पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर। कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाए। इसलिए इसके अंदर नेट चार्ज 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस। चूंकि यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है और इसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए गॉस लॉ के अनुसार, तो इसका मतलब इसके इनर पर अवश्य माइनस क्यू चार्ज एपियर होना चाहिए। अब बाहर वाला पर सर, बाहर वाला पर हिसाब किताब लगाना हो, मतलब जोड़ घटा, कौन क्लास का? 1 क्लास का या एलकेजी यूकेजी का? इतना लोअर स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे हम। हाँ तो क्या करिए, बाहर में कितना हमको नहीं पता है, तो एक्स मान लीजिए। पर अभी अभी हम कुछ बात बोले थे कि कंडक्टर को अगर हम जितना चार्ज देंगे उसका अंदर बाहर मिला के टोटल उतने रहेगा, चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। सर इसमें तो नहीं दिया है चार्ज, कुछ 0 होगा अंदर बाहर मिला के। अच्छा, कंडक्टर को नहीं दिए 0। चलो आंसर हो गया, इनर सरफेस पर माइनस क्यू, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू। एक और बता दिया, अब की बनाइएगा आप तो बनाना शुरू कर दीजिए। कहां से सर? ढेर सारा क्वेश्चन है नोट्स में और आंसर उसका नहीं है उसमें, आप चीटिंग नहीं कर सकते, केवल क्वेश्चन है। हाँ ढेर सारा। ये क्वेश्चन नंबर ये 2 था, 1 जो इस 1 जो पहले बताया जिसके अंदर में भी चार्ज नहीं था, केवल इसको दिए थे, वो जो बताया 1 था, ये 2 था। 2 भी नहीं बना हुआ है, उसको बना लीजिए। 2 का आंसर तो पता चल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 6 4 क्वेश्चन और है। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये कंडक्टर है जिसमें कैविटी और कैविटी के अंदर में चार्ज है और कंडक्टर को भी चार्ज दिए। अच्छा, आपकी कंडक्टर को भी दिए और इसमें फर्क हो गया, इसमें कंडक्टर को नहीं दिए थे, इसमें दिए हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन वही है, फाइंड द चार्जेज अपीयरिंग ऑन द सरफेस। बनाइए सबका, नोट्स में बना लीजिए आंसर सबका, क्योंकि बना नोट्स में नहीं है ना। हाँ, मतलब वो नोट्स जो है वर्कशीट के जैसा भी है, जैसे बच्चा वाला बुक में कैसे रहता था, किताबें में भर दो। हाँ, बचपन में पढ़ते थे 4-5 क्लास का बुक ऐसा मिलता है, उसी में लिखना है। तो उसी तरह का वो पेज है, उसी में आंसर लिखना है। इनर आउटर पर कितना होगा, 4 क्वेश्चन बाकी है, 3, 4, 5, 6 सबका आंसर लिख दीजिए। 3 का पहले बोलिए, 3 का बोलिए, उसके बाद 4, 5, 6 का बाद में आप लिखते रहिएगा, अगले दिन पूछ लेंगे हम। आप 3 का बोलिए, आंसर क्या होगा, इनर पर कितना, आउटर पर कितना। क्या आप मुजवानी बता सकते हैं कि कुछ लिखना पड़ेगा? मुजवानी नहीं बता सकते, ठीक है, लिखिए बताइए। जल्दी। इनर पर कितना,
माइनस क्यू अब बाहर प्लस 2q 0 +2q हाँ, इनर पर -q, बाहर पर +2q, एक स्टूडेंट, -q 0 दूसरा स्टूडेंट। चलिए ठीक है, और को बोलिए जल्दी जल्दी। अगर पहला इनर पर गलती हुआ, अगर आपसे इनर पर गलती हुआ, इनर सरफेस पर आंसर गलती आपसे हुआ, तो आपको गॉसेस लॉ, गॉस साहब को आप फेल कर दिए। और अगर आउटर पर गलती आंसर हुआ मेरा तब सर, तब आपको जोड़ घटाव नहीं आता। बड़ा तो बेइज्जती वाला सवाल है, आउटर पर गलती नहीं होना चाहिए। नहीं, 1 क्लास का जोड़ घटाव है भाई, उसमें गलती हो जाएगा तो वो तो इज्जत का सवाल है। और गॉसेस लॉ में गलती हो जाएगा तो वो उसमें इज्जत का सवाल नहीं है, क्योंकि वो तो गॉसेस लॉ 12th में पढ़ना है। लेकिन जोड़ घटाव तो 1 से पढ़ते आ रहे हैं। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सीधा सीधी जोड़ होगा। कंडक्टर को जितना चार्ज दिए हैं अंदर बाहर मिला के उतने होना चाहिए। तो इसको जोड़ के देख लेते हैं। इसको जोड़ते हैं तो +q आ जाता है। अरे वाह, इसको जोड़ते हैं तो +q नहीं आता है, माने इनका जोड़ घटाव ठीक नहीं है। ये जोड़ घटाव ठीक नहीं है, सीखो जोड़ घटाव। इनर पर गलती हुआ तो गॉसेस लॉ हमको नहीं आता है, हाँ। और आउटर पर अगर गलती आंसर मेरा हुआ तो जोड़ घटाव नहीं आता। हाँ। अब इसी में आंसर हम बना देते हैं, अलग से क्या बनाए। यहाँ +q इसको दिया है, मिटा दिया लेकिन दिए हैं, क्वेश्चन में था। अब आंसर बना रहे हैं, तो ये क्या बार बार गॉसियन सरफेस बनाए, लेकिन चलिए ठीक है बना देते हैं। ये -q, यहाँ नहीं पता चल रहा है जोड़ घटाव, तो उसका भी तो नियम है, x मान लेंगे। इनर आउटर मिला के उतने होना चाहिए जितना इसको दिए हैं। अच्छा, तो -q + x, x इज अननोन, पता करना है। जोड़ घटाव दोनों को जोड़ने पर उतने होना चाहिए जितना हम कंडक्टर को दिए हैं। कितना दिए हैं? +q, x बराबर 2q। चलिए पता चल गया आंसर। इनर पर -q, आउटर पर +2q। क्या समझ में आया? इतना इजी है ना, मुजबानी बोल सकते हैं, ध्यान कहाँ नहीं दे रहे हैं आप। इनर पर देखिए, अगर ये माइनस रहेगा ना तो प्लस हो, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, अंदर नेट चार्ज 0। अब बाहर जब सोचना है तो अंदर बाहर मिला के उतने होना चाहिए जितना हम उस कंडक्टर को दिए हैं। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। अब बताइए कि बाकी का 4, 5, 6, 4 का आंसर क्या होगा? चार का आंसर क्या होगा? 4 में क्वेश्चन क्या है? ये कंडक्टर है, कैविटी है, इसको यहाँ कैविटी में +q चार्ज है, इसको आपकी -q है। सर अंदर तो -q हो जाएगा क्योंकि अंदर नेट चार्ज 0, उतना गॉसियन सरफेस क्या बनाएंगे हम। हाँ ठीक है, बहुत साहब तो तुमको गॉसेस लॉ तुमको आ गया। अब बाहर वाला पर नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चला तो x मालूम है। ओ आओ क्या करें, ये अंदर बाहर मिला के, इनर आउटर मिला के, ये कंडक्टर को नहीं मिला है, ये हवा में है। ये कंडक्टर पर एक्टिव हुआ है इनर पर। हाँ, तो इनर पर -q, अब बाहर में x माने हैं, हमको मालूम नहीं है। आई मिला के उतने होना चाहिए जितना हम कंडक्टर को दिए हैं। आंसर 0। लीजिए 4 को बनेगा, अब 5, 6 बचा है, अब बन जाएगा। मैं कुछ बोलता, यहाँ -q, बताइए आंसर। इनर पर +q +q, बाहर वाला पर -2 -q। हाँ, क्योंकि इसको नहीं दिए, 0 होना चाहिए दोनों मिला के। वाह, हाँ ठीक। अच्छा, मैं आप क्वेश्चन बताइए। अब इनर पर +q, बाहर वाला पर -2q -2q। एक मिनट, +q और बाहर वाला पर -2q, ये दोनों को जोड़ने से -q आता है, हम दिया है +q। घोटाला कर दिए ना, ये जोड़े घटाव गलती है। गॉसियन लॉ ठीक हो गया है लेकिन जोड़ घटाव ही गलती है।
बस जल्दी बोलिए, इनर पर प्लस क्यू, बाहर पर 0 जीरो जीरो जीरो। अरे ये मिला के इतना को होना बराबर होना चाहिए। नहीं ऐसा, और इतना क्वेश्चन में भी नहीं समझ में आया, जबकि हर बुक में ये वाला जानते हैं, एक के क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि इतना इजी है। लेकिन हम 5-6 क्वेश्चन कर दिए हैं, काहे कि इतना प्रैक्टिस हो जाए कि कभी फ्री क्वेश्चन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं रहे, सीधे डायरेक्ट में एग्जाम में बना दे। अच्छा आप बताइए जल्दी से एक क्वेश्चन आप। हाँ ये माइनस क्यू, ये प्लस, ये भी माइनस क्यू। चलिए अब बताइए, इनर पर प्लस क्यू प्लस क्यू, बाहर पर, बढ़िया से सोच समझ के, जल्दी नहीं बोलना। ये दोनों मिला के कितना आना चाहिए? माइनस माइनस टू क्यू। हाँ -2 हो गया। ये 5-6 ही बता दिए सब खत्म। और गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन अब बाकी अगले क्लास। समझ में बढ़िया से आया ना? सबको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे।